तो फिर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत। आप लोगों को पता है कि हम लोग इकट्ठा किस सीजन क्या है, इस 3 साल कंप्लीट किया शूटिंग का, तो उसके सिलसिले में उसको याद करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वारिस भाई और संदीप जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बातचीत करेंगे फिल्म से रिलेटेड कुछ अच्छी यादों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ वारिस भाई आपसे। वारिस भाई ये बताइए कि आपकी शुरुआत कैसी हुई, फिल्म में एंट्री कैसे हुई आपका, वो सीन क्या था? फिल्म में एंट्री शाहिद भाई जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, वो हमारे सीनियर हैं जामिया के, मतलब बहुत सीनियर हैं जामिया के। वो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हैं और हम एक्टिंग डिपार्टमेंट के हैं। तो बॉम्बे आने के बाद काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद जब अपने अपने के काम आते हैं, तो हुआ ये कि शाहिद भाई ने मुझे एक छोटा सा काम दिलवाया था। मुझे नहीं आता था कुछ भी बिहाइंड द, तो उनकी वो डायरेक्टर थे, शायद एसोसिएट थे। तो फिर मैं उस फिल्म पे क्लैप कर रहा था, और क्लैप करते करते उन्होंने मुझे एक तरह से अपना सेकंड एडी की तरह मैं काम करने लगा उस पे। अच्छा। कि उस पे जो आपकी शीट होती है वो फिलिंग करना उन्होंने मुझे बता दिया। सेट कैमरे के पीछे बार बार बुलाते थे, बोलते थे जा उधर देख, ये देख फ्रेम खाली तो नहीं है। तो थोड़ा मुझे एक सेंस सा उन्होंने वहाँ पे उस फिल्म के ऊपर दिला दिया। तो जब उसके 1-1.5 साल बाद शाहिद भाई ने ये फिल्म लिखी उन्माद, उन्होंने बोला स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, कुछ पढ़ो। तो मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी, और फिर उसके बाद उन्होंने एक और स्क्रिप्ट पढ़ाई, वो भी बहुत जबरदस्त स्क्रिप्ट थी। तो अब वो लॉजिस्टिक और बजट के हिसाब से जो परवाज फिल्म थी शायद। क्या बोल रहे हैं कामिल जी? दूसरी जो फिल्म थी, मेरी आवाज, आपकी आवाज कट रही है। हाँ नहीं, आपकी आवाज दिखता रही है, बाकी भाई की आवाज बिल्कुल क्लियर है। अरे विशाल भाई का आवाज के साथ पुराना रिश्ता है। तो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो शाहिद भाई ने बोला कि स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए। मैंने उन्माद भी पढ़ी, मैंने एक और स्क्रिप्ट पढ़ी थी, वो भी पढ़ी। और फिर शाहिद भाई बोले बिहाइंड द कैमरा ही करते हैं, एक चीज, एक पक्ष मजबूत हो जाएगा लाइफ में कि हाँ एक फिल्म बनानी आती है, और उससे मुझे आगे बहुत फायदा हुआ। मैं आपको आगे बाद में बताऊंगा क्या फायदा हुआ। तो उस हिसाब से शाहिद भाई ने बोला आओ इस पे काम करते हैं। फिर शाहिद भाई ने मुझे स्क्रिप्ट पढ़ाई, फिर गोविंद को बोला कि तू भी स्क्रिप्ट पढ़ ले। गोविंद ने भी अपने फीडबैक्स दिए उसके ऊपर। तो हम लोगों ने खूब सारी स्क्रिप्टिंग उस पे काम किया, और फिर ये प्रोसेस शुरू हो गया हमारा। हम लोग वी वर ऑन द रोल देन। ओके। गोविंद जी आपका कैसा एक्सपीरियंस, कैसे आपकी एंट्री हुई फिल्म के अंदर? सेम जैसे वारिस ने बताया आपको, वैसे ही मेरी भी एंट्री। अच्छा। तो मैं जब बॉम्बे आया तो शाहिद भाई से मिले हम लोग। तो मुझे स्टार्टिंग में तक स्क्रिप्ट लिखने को कहा था। तो वो लिखते उन्होंने कहा तुम वो छोड़ दो, ये करते हैं हम लोग। तो मैंने कहा ठीक है। तो स्क्रिप्ट उन्होंने दी मुझे पढ़ने के लिए, बोला अपना फीडबैक दो, इसमें क्या कर सकते हैं। फिर हमने थोड़ी देर स्क्रिप्टिंग पे काम की। तो उसके बाद उन्होंने कहा तुम अगर खाली हो तो तुम भी चलो शूट पे। तो मैंने कहा चलो चल लूंगा। तो मैं शूटिंग पे जाके मैंने वहाँ पे ऑन लोकेशन साउंड रिकॉर्ड की, जो कि मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं किया था। एक शॉर्ट फिल्म थी जिसमें मैंने साउंड रिकॉर्ड किया था, जिसको मैंने लिखी थी और मेरे दोस्त ने डायरेक्ट की थी। तो उसी का एक्सपीरियंस मैंने उसमें यूज किया, और वारिस से भी हेल्प की, बाकी लोगों ने भी हेल्प की, और मैंने साउंड रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया बाद में। तो ऐसे ऐसे करके आगे फलसफा जारी रहा। तो मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है। हाँ, शाहिद तो मेरे कॉलेज से ही है। तो मैं शाहिद को कम से कम 10-12 साल से जानता हूँ। तो शाहिद ने जब फिल्म शूट कर ली थी, तो उसके बाद मुझे मिला कि एक फिल्म है और एक इंडी फिल्म है और उसमें काम करना है। मैंने कहा ठीक है, और कुछ हमने बेसिक काम एक कट कर लिया है। तो मैं कहा देखता हूँ फिर मैं एक बार आके। तो फिर मैं गया देखने, और स्क्रीन थी फिल्म की।
तो जो एडिटर ने मेरे से पहले काम किया था, काफी मेहनत किया था उसने। तो फिल्म देखी, काफी बड़े, थोड़ा ड्यूरेशन भी काफी बड़ी थी, मेरे ख्याल से 2.5-3 घंटे की थी। तो मैंने अपने कुछ मेंटल नोट्स बनाए, मैंने बोला कि इसको थोड़ा काम करने की जरूरत है, और बाकी पोस्ट में संभाल लेंगे। काफी कुछ डायलॉग जो समझ नहीं आ रहे थे वो सब डबिंग में प्रॉपर हो जाएगा। तो वहां से फिर शुरुआत हुई। तो लोखंडवाला अंधेरी में ही इसका ऑफिस था, स्टूडियो था, और तो हम लोग जनरली शाम में हमें मशीन फिल्म का जो मेन क्रूशियल हिस्सा है वो कोर्ट सीन है। तो कोर्ट सीन को एडिट करने में काफी टाइम लगा, उसमें जो क्रीम है उसको निकालने में और जो ड्यूरेशन टाइट करने में और उसको निखारने में। तो कोर्ट सीन जब पूरा एडिट हुआ तब मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिला कि फिल्म अब बन गई है, अच्छी बन गई है। फिर हमने शुरू से पूरी और फिल्म देखना शुरू किया और रशेस देखना शुरू किए, और उसमें गाने भी थे, लंबे लंबे गाने थे। मैं चाह रहा था कि थोड़ा कम उसकी ड्यूरेशन। जब प्रॉपर देखी गई तो तब लगा कि फिल्म वाकई में इस बहुत एक बेहतरीन फिल्म का हिस्सा बना। तो फिल्म एक्चुअली जब हम पर्दे में देखते हैं तब उसके हमें एक, हम जब एडिट करते जाते तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो फिल्म हमें समझ नहीं आता कि फिल्म कैसे ऑडियंस को रिएक्ट करेगी। हम बड़ा एक इंडिविजुअल पर्सनल पर्सपेक्टिव से चलते हैं। तो बाकी जब और लोगों ने देखी और उसका रिएक्शन दिया, क्या फिल्म वर्क करती है, फिल्म की रिलेवेंस है, और आजकल टाइम एक ऐसी बोल्ड फिल्म बनाना बहुत बड़ी बात है। तो काफी मुझे भी गर्व महसूस हुआ कि मैं भी इस फिल्म का हिस्सा बना। और बाकी और भी बहुत किस्से हैं कि किस ये फिल्म बेसिकली एक जिद्दोजहद थी, एक मुहिम थी। मतलब इसमें बहुत बजट नहीं था शायद के पास, और क्योंकि शुरू से हम लोगों की एक सोच थी कि समाज में कुछ हमारी एज अ टेक्नीशियन जिम्मेदारी है, एज अ आर्टिस्ट हमारी जिम्मेदारी है। तो हम उस जिम्मेदारी को निभाते हुए मैंने मैंने काम किया। हाँ ठीक है संदीप जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, तो ये हाँ, इस टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि फिर अच्छा ठीक है। दूसरा सवाल अभी मैं वारिस भाई पास आता हूँ। वारिस भाई, आप पूरी शूटिंग में फर्स्ट डे और लाख दिन तक वहां पे थे, तो मोमेंट, क्योंकि आप फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर का उसमें अदक वो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपका पूरा थिएटर बैकग्राउंड एज एन एक्टर रहा, तो कभी ऐसा महसूस हुआ कि यार कुछ काम एज एन एक्टर जाता, या बहुत अच्छा लग रहा था आपको वो एडी का काम? उस समय क्या फील क्या कर रहे थे उस समय? अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि नहीं, इस फिल्म में एक्टिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, मुझे असिस्ट ही करना है, मतलब पूरी तरह मैं बिहाइंड द कैमरा रहूंगा इस फिल्म के अंदर। तो बड़ा इजी था, माइंड मेकअप कर लो तो फिर अंदर से वो नहीं आती है, हवस नहीं आती कि ये भी कर लो वो भी कर लो। ये था कि हाँ बस I'll do what I'm trying to do and do it in the best way possible, ये था बस। तो इसलिए अच्छे अच्छे एक्टर्स को हमने सामने देखा, अपने उनसे सीखने को भी बहुत मिला, जैसे हमारे गोविंद जी। अच्छा गोविंद भाई, आपका भी एक्सपीरियंस थोड़ा, आप एज ए रिकॉर्डिस्ट थे, वहां पे रिकॉर्ड कर रहे थे सारी वो, और अचानक आप पता चला कि क्रू में आप यकीन करने लगे, उसमें एक्टर करने लगे, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताइए। लेकिन पहले मैं संदीप जी बोल रहे कि कोर्ट का जो सीन था बहुत ही खास था, तो मैं संदीप जी को बताना चाहता हूँ, इसलिए खास हो गया क्योंकि इसमें गोविंद जी थे, उनको शायद पता नहीं है। नहीं, वो नाम सुना है मैंने, मुलाकात नहीं हुई कभी। हाँ, मेरी मुलाकात हो रही है। आपकी वॉइस ब्रेक हो गई, मैं सुन नहीं पाया, आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे? तो अब हेलो गोविंद। हाँ, आप बोलिए। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि आपको जो वो सीन मिला, तो रिकॉर्ड थे वहाँ पे, अचानक रूम का सीन आपको दिया कि तो वो फीलिंग, एक्सपीरियंस ऐसा था? सच बताओ तो मैं बहुत डर गया था जब वो मुझे सीन दिया गया, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था इनफैक्ट उस जगह पे। ये वारिस और ये 3-4 लोगों ने मुझे जबरदस्ती वो कोट पहना दी, क्योंकि मैं वो बिल्कुल नहीं करना चाह रहा था, और वो सब चीजें मेरे बस की थी नहीं। ठीक है, और मैं बिहाइंड द कैमरा बहुत अच्छा काम कर रहा था, इन लोगों ने जबरदस्ती मेरे साथ एक प्रैंक किया, ऐसा समझ ले। और मैं उस प्रैंक में जो है फंस गया।
तो अच्छा, वो जो 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 तो तुम्हारे वही है, अब वो है। तुम्हारे पहले जो कर रहा था, वो बेचारा उसने हाँ कितने जी जी, टेक ले ले कितने टेक ले लिए थे करते करते करते। एक तो 2 दिन से पहले ही, मतलब 2 दिन में वो पूरा का पूरा जो चंक है वो पूरा कंप्लीट करना था कोर्ट का, और उसने कुछ 3-4 घंटे अकेले ने खा लिए थे, ऐसा कुछ हुआ था ना? वो जो तुम्हारे से पहले जो एक्टर था वो। हुआ ये था कि वो जो थे, वो बाय प्रोफेशन वकील ही थे जो वो रोल कर रहे थे। हाँ, और उन्होंने पूरा दिन उनको ले लिया। हो सकता है क्योंकि अभी आदमी जब तक रोज फिल्म में, मतलब कैमरा फेस और ये सब जो लोग करते आते हैं उनके लिए आसान होता है, और ऐसा कहना गलत होगा कि वो थिएटर के आर्टिस्ट थे और प्लस वकील भी रह चुके बाय प्रोफेशन। हो सकता है क्या माइंड में आ गया हो जिस वजह से नहीं हो पा रहा था उनसे। तो खैर मुझे लगता है कि मेरे साथ बहुत गंदा मजा हुआ था ये जो मुझे वो रोल दे दिया गया। चलिए फिर भी, लेकिन हमने शूट कंप्लीट कर लिया, और क्या कहते हैं, वो उस टाइम पे और उस दिन में हमने वहां पे मेजर मेजर 3 सीन्स थे जिसके डायलॉग मैंने ही लिखे थे। तो वो शूट हो गया, और फाइनली हम वहां से बच के निकले, क्योंकि वो लोकेशन जिस तरह से, मतलब जितने टाइम के लिए था हमारे पास, तो बहुत मुश्किल हो जाती। हाँ, वो तो हर गोविंद जी चीज। आपको वैसे मोबाइल कि बहुत बढ़िया कर किया था वो, हमने वो सीन जो था बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। वो इतने कम टाइम में आपने वो सीन किया था, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा मैं आपको, बहुत बढ़िया। और अच्छा संदीप जी, आपसे जानना चाहता हूँ संदीप जी कि जब आपके पास फिल्म आती है एडिट करने के लिए, तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास क्या रहता है एज एन एडिटर? देखिए फिल्म जैसे फिल्म जनरली जो ड्रामा होता है या फिर सोशल इश्यूज बनता है, उसका जनरली एक मोटा मोटा बताऊं, उसमें मैं पूछता हूँ ड्राइव कितनी शूट हुई है। तो कहीं 9 टीबी की ड्राइव होती है, कहीं 12 टीबी की। एक मैंने स्पोर्ट्स फिल्म की थी लाहौर करके, तो उसमें आप समझ लो कि उस समय तो टेप चलते थे, बीटा टेप में डंप होता था, तो आप समझ लीजिए कि उसमें 30 टीबी की उसमें डेटा था। तो पहला चैलेंजिंग ये होता है कि सारा जितना रशेज है उसको असेंबली कैसे किया जाए सीन के अकॉर्डिंग। तो जनरली स्पोर्ट्स फिल्म में क्या होता है कि 5-5 10 सेकंड के शॉट्स होते हैं, ये सब होता है। अब शाहिद की जैसे फिल्म है, उसमें प्रॉब्लम ये होती है जनरली कि आपका जो शूटिंग मटेरियल ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होता। मतलब आपका हो सकता है, मतलब मैं इस फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कंटिन्यूस शीट मेंटेन ना हो, साउंड की डोप शीट में ज्यादा डेटा ना हो, या फिर एनजी शॉट के बारे में और डिटेल नहीं बताया हो, या फिर जो क्लैप ना हो, या फिर क्लैप गलत दिया हो। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जैसे सॉन्ग होता है, सॉन्ग में कभी कभी लोग साइलेंट क्लैप देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं। तो अगर आपको पता ही नहीं चलता आगे पीछे किस अंतरे में है, क्योंकि वो तो मुंह सब बुदबुदाते हैं, बाकी पीछे से आपको सिंक करना पड़ता है ऑडियो। तो फिर अगर आपके पास कोरियोग्राफर नहीं है तो उसमें डिफिकल्टी है। या फिर गाना अगर नैरेटिव है कि आप स्टोरी के हिसाब से आगे बढ़ा रहा है, उसमें लिप सिंक नहीं है, तब भी आपको सीन, फिर आपको एक या तो आपके साथ कुशल एसोसिएट डायरेक्टर बैठा हो, या फिर नहीं तो कभी कभी डायरेक्टर को भी बैठना पड़ता है कि उसके दिमाग में सब कुछ होता है, और एडीज को भी कभी कभी नहीं मालूम होता है। तो फिल्म का पहला काम यही होता है कि हम पहले कैसे उसको स्ट्रीमलाइन करें, कैसे हम पूरे रशेस को एक सीन के हिसाब से ऑर्डर में करें। सीन 1 तक और सीन 100 तक है तो उसको पूरा फोल्डर में, सीन 1 to सीन 100 तक फोल्डर में डालना पड़ता है। फिर सीन 1 में जितने रशेस को पूरी तरह से देख के, फिर एक इंडिविजुअल सीन को एडिट करते हुए पूरा, फिर फाइनली एक फर्स्ट लाइनअप होता है जिसमें सारे सीन 1 to 100 एक स्क्रिप्ट वर्डिंग हम लगा देते हैं। फिर फिल्म का सेंस समझ आता है। उसके बाद सही बताऊं तब एडिटिंग चालू होती है, क्योंकि इंडिविजुअल सीन में आप एडिटिंग कमाल दिखा दो लेकिन वो सीन शायद वर्क ही ना करे एज इन वन आफ्टर से अनदर सीन जब आप रखते हो। तो तो मोटा मोटा ये होता है कि आपका एक स्टेजेस होती है और एडिटिंग समझ आती है स्टेजेस में। आप पहले कट में बोल दो कि फाइनल कट के बराबर आपका दिमाग चल जाएगा, ये नहीं होता है। आपको स्लोली स्लोली आप हर उस एडिट पे ग्रैपल करते हो और डायरेक्टर के साथ आप बैठते हो। फिर सीन का मूड क्या है या सीन का क्या है या अल्टीमेट टोटलिटी में वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, तो फाइनली फिर आप एक जब फिल्म बन जाती है उसके बाद आप शायद
15 दिन 20 दिन फिर आप देखते हो बार बार ऊपर स्टार्ट से एंड तक, तब आप एक कंक्लूजन में आते हो कि फिल्म ठीक है, कोई सब सीन वर्क करते हैं, हर शॉट सही है। तो इस तरीके से ब्रॉड प्रोसीजर ये रहता है। तो जी इसमें कि आपसे कुछ देर पहले फिल्म जो थी काफी लेंदी हो गई थी और गाने भी इसके, तो इससे रिलेटेड क्या चैलेंजेस आया एडिट करने में, और आपको मतलब कोई ऐसी बात जो एडिट करते समय जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखा आपने, कुछ छोटी छोटी बारीकियां? नहीं, इसमें तो मोटा मोटा ही है, जैसे कुछ सीन्स हैं, जैसे इंडी फिल्म में क्या होता है, लाइट्स का थोड़ा इशू रहता है, तो आप जनरली आउटडोर सीन में आप लिटअप कैसे करोगे, बहुत बड़ा एरिया जहाँ होता है, तो और गांव में क्या होता है, सबसे स्ट्रीट लाइट की मौजूदगी नहीं होती है, तो अब हमें एक मोटा मोटा आइडिया लेना पड़ता है कि सीन अगर ये शॉर्ट ग्रेनी आ जाएगा, मतलब बाद में आप उसको ग्रेडिंग में कुछ ठीक कर सकते हो, बेहतर बना सकते हो, फिर हम देखते हैं, लेकिन फिर भी ग्रेनी आएगा तो हम उसकी रिलेवेंस कितना है शॉट का, क्या वो बहुत जरूरी है स्क्रिप्ट के लिए या फिल्म के लिए या सीन के लिए, तो उसके रिलेवेंस के इम्पोर्टेंस के अनुसार हम उसको डालते हैं। फिर हम उसमें ये भी नहीं देखते कि इसमें शॉट खराब है या लिटअप नहीं हुआ या इवन थोड़ा फोकस गड़बड़ है, तो छोटी मोटी हम बेसिकली जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है, उसमें एक डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर एक लार्जर पर्सपेक्टिव सोचता है कि शायद उसकी कमर्शियल वैल्यू है या फिर शायद गानों से फिल्म को प्रमोट किया जा सकता है। तो एज एन एडिटर मुझे लगा कि बहुत शार्प पॉलिटिकल फिल्म है, इसमें गाने एक आध होने चाहिए और कम होने चाहिए या शॉर्ट ड्यूरेशन होने चाहिए, और बाकी जो उसमें शायद जो चिप खराब हो गई थी, तो कुछ तो शॉट्स थे, जैसे टाइट शॉट्स हैं या वो कुछ और डिटेलिंग वाले शॉट्स थे, वो शायद नहीं आ पाए, तो उसके चक्कर में बहुत मेहनत करनी पड़ी, सही रिएक्शन आ जाए। तो इस तरीके से बाकी तो एक्टर बहुत सारे थे इसमें एक्चुअली एक्टर का जमावड़ा है, तो जहां पर एक्टर बहुत ज्यादा होते हैं तो उसमें उनकी एंटर एग्जिट कैसे है, क्या है, कंटिन्यूटी का, कहीं हाथ टाइट में कुछ और था वाइट, तो बहुत चीज देखनी पड़ती है। तो इसमें खास बात ये थी कि एक्टर में सब में एक पैशन था, और कहीं ना कहीं वो हर टेक में इन सबकी एनर्जी दिखती थी, तो ये खास बात थी कि आपको ऐसे नहीं लगा कि एक्टिंग के लेवल पे किसी का डाउन है या कुछ है। तो बाकी शाहिद ने काम अच्छा किया, उसने डबिंग में भी काफी मेहनत की है, डबिंग में जैसे विलन जो मेन बने हैं उनकी भी डबिंग बहुत अच्छी आवाज कर दी। तो आपका सिनेमा ऐसा मैजिक है कि आपको लास्ट मोमेंट तक आप कुछ ना कुछ उसमें, जब ग्रेडिंग करते हो तो रंग बिखेर देते हो, ऐसे ही जब गाने मैंने बाद में देखे ग्रेडिंग के बाद, मैं कहा यार बहुत गाने अच्छे लग रहे हैं, कि शुरू में मुझे जब हम लो रेजोल्यूशन में एडिट करते हैं तो उस शॉट भी कोई हम बड़ी स्क्रीन नहीं देखते हैं, हम छोटे 21 या 27 इंच के मॉनिटर में देखते हैं, तो गाने बाद में देखे मुझे ताज्जुब हुआ कि गाने बहुत अच्छे लग रहे थे, कि फिल्म में एक अलग ही निखार ला रहे थे वो, जो गाँव का सीन है या खेत है या पानी है या तालाब है, तो वो ओवरऑल एक अच्छा उसके एक अनुभव अच्छा रहा, विजुअली उसको अच्छा एक ट्रीटमेंट दिया गया। फाइनली आफ्टर यू सी द फाइनल प्रोडक्ट, तो मोटा मोटा यही है कि जो मुझे इस फिल्म में मेरे भी बहुत कुछ फेवरेट कलाकार थे, जो लीड कलाकार तो बहुत मुझे बेहतरीन लगे, तो जो लास्ट में उनका जब रोते हैं वो सब करते हैं, जो कोर्ट में रोते हैं, तो वाकई आप इमोशनल हो जाते हो। और बीइंग एडिटर हम लोग काफी ऑब्जेक्टिव रहते हैं, लेकिन जब हम खुद कभी कभी कुछ फिल्मों में ऐसे क्षण आते हैं जिसमें आप भी खुद थोड़ा बहुत भावुक हो जाते हो, क्योंकि आप भी उस कैरेक्टर जर्नी से गुजर जाते हो, और ये फिल्म इतनी रिलेवेंट है कि समाज में चल रहा है उसके बारे में बता रही है, तो हमें लग रहा था ये फिल्म बहुत का मुद्दा करेक्ट है, इसकी राजनीति करेक्ट है, और जो बंदे ग्राफ भी करेक्ट है। तो मैं तो वैसे भी मुद्दे से जुड़ा हूँ काफी टाइम से, और तो फिल्म ये काफी मेरे दिल के क्लोज है, और अगर छोटी मोटी इसमें एडिटिंग में अगर गलतियां भी रहती हैं तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, ऑडियंस शायद इसको नजरअंदाज कर दे, किसी वजह से भी रहती है, चाहे शायद शॉर्ट नहीं हुआ हो या फिर और कुछ कमियां रह गई हो, तो इसकी मुझे लगता है कि हमें शायद ऑडियंस माफ कर दे, क्योंकि फिल्म जिस मुद्दे बनी है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए शुक्रिया संदीप, अच्छा मेरे को 3 साल हैं, मैं आपसे पूछूंगा। नीरज भाई हेलो। हेलो नीरज भाई, हाँ मैं ये गोविंद और वारिस, ये तुम्हारे जो फ्रेम पर ये माइक का मार्क दिखा रहे हैं, उस पर रेड मार्क किया हुआ है,
जी 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 जी, वो म्यूट इसलिए कर रखा है क्योंकि आवाज से जो बोल रहा है उसको डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए मैंने म्यूट कर रखा। हाँ हाँ, इसीलिए ओके वो ओके ओके, समझ ठीक गया है था। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर आप अपना बस तो 3 सवाल है मेरे पास और हमारे पास ठीक है। टाइम नहीं है। हाँ ठीक है ओके, जी कंटिन्यू कंटिन्यू। 3 सवाल है टाइम हमारे पास में, तो शॉर्ट में और एकदम सटीक जवाब दीजिए, आप तीनों से है। पहली बात तो ये कि तीनों का एक कॉमन सवाल ये है कि आप एज एन रिकॉर्डिस्ट हो, चाहे एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर हो, चाहे एडिटर हो, ये कितना जरूरी होता है कि आप डायरेक्टर का विजन को अच्छे से समझें, जाने। तो डायरेक्टर चाहता है उस अल्टीमेटली वो फिल्म क्यों बनाना चाहता है, क्या उसका क्या विजन है, ये आप लोगों को कितना जरूरी होता है जानना। सबसे पहले वारिस भाई आपसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर के विजन को जाने कितना जरूरी? बेशक बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको उनका विजन पता नहीं होगा तब तक आपको खुद को, किसी को भी सेट पे ये नहीं पता होगा, किसी को भी सेट पे ये नहीं पता होगा, मतलब फ्रॉम द प्री टू पोस्ट टू द मिक्सिंग किसी को ये नहीं मालूम होगा कि डायरेक्टर चाहता क्या है, तो फिर फिल्म तो बनेगी ही नहीं। फिर तो फिल्म बन जाएगी राम गोपाल, मतलब किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आग बन जाएगी। तो इसलिए डायरेक्टर को बहुत जरूरी है उसका एक विजन हो। और बेशक हम लोग सब एक प्लेटफॉर्म पे थे जब से हम लोगों ने स्टार्ट किया, और टू द एंड मतलब कुछ लोग जुड़ते गए, उनका उनका रोल खत्म होता गया, वो हटते गए। तो जिन जो लोग जब तक आते रहे उनको पता था कि हाँ डायरेक्टर ये चीज इस फिल्म से चाह रहा है, ये है, और बेशक बहुत जरूरी है। तो इतना ही काम। गोविंद भाई, आप ये कितना जरूरी है विजन, इवन एज ए रिकॉर्डिस्ट ही, क्या ये जरूरी होता है कि आप डायरेक्टर जाने? बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सिनेमा एट दी एंड डायरेक्टर का विजन ही है। वो डायरेक्टर ही है जो फिल्म को बड़े मतलब ओवरऑल बिग पिक्चर में देख रहा है। बाकी जितने लोग हैं उस विजन को मदद करने के लिए आए, बी इट सिनेमाटोग्राफर या प्रोडक्शन डिजाइनर या फिर साउंड रिकॉर्ड करने वाला या फिर एडिटर, वो सब उस विजन को फुलफिल करने के लिए हैं। तो ये तो सिनेमा का मेन मतलब कोर वैल्यू है कि डायरेक्टर ने विजन लेके लोगों के पास आए हैं, लोग उस विजन में हेल्प कर रहे हैं। अगर वो विजन कहीं ना कहीं अगर इधर उधर हो गया तो सब पूरी पूरी टीम इधर उधर हो जाएगी, ऐसे ना जंगल में भटक जाएंगे, आपके लिए कोई मैप नहीं बचेगा बाहर निकलने का। तो ये है। राइट, बिल्कुल बोला आप। संदीप जी, क्या इस पे कह रहे थे, आपका क्या टेक है इस क्वेश्चन पे कि एडिटर भी कितना जरूरी है? ये फिल्म मेकर तो जैसे गोविंद भाई बोल रहे हैं कि एक तो ये डायरेक्टर्स का मीडियम है, और डायरेक्टर एक आइडिया, उसके दिमाग में शायद एक कॉन्सेप्ट आता होगा, उसके बाद शायद एक वन लाइनर आता होगा, फिर वो साल 2 साल जो भी है फिल्म स्क्रिप्ट लिखता है, और वो शायद कितने लोगों से फीडबैक लेता होगा, कितने लोगों को सुनाता होगा, एक्टर से लेके प्रोड्यूसर से लेके, फिर उसकी एक स्क्रिप्ट में परिपक्वता आती है। तो धीरे करके फिर वो जब प्री प्रोडक्शन में आते हैं, फिर आप सब टेक्नीशियन को सुनाता है, उसमें फिर शायद फीडबैक लेता होगा और थोड़ा उसको शार्प करते जाता है। तो फिर शूट के बाद, शूट के टाइम में भी कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, इम्प्रोवाइजेशन होता है, फिर आपका एडिट में, फिर एडिट के लिए जो मटेरियल है उसमें फिर उसका डिस्कशन होता है। जैसे अगर मुझे लगता है जैसे हम लोग अगर हम अपने क्राफ्ट में मान लो पीएचडी है, जो साउंड वाला मान लो गोविंद भाई पीएचडी है साउंड में, मैं अगर पीएचडी, तो एटलीस्ट डायरेक्टर एमए तो होता ही है हर क्राफ्ट में, मतलब वो शायद एडिटिंग में भी एमए होगा, उसमें होगा, बट उस वो जो विजन लेके चलता है वो कैप्टन है, तो कैप्टन ऑफ द शिप आप उसको बोल सकते हो। तो जो अब जो किस डायरेक्शन में जाएगा वो अल्टीमेटली, वो अगर मैं बोलूं कि मैं सपोज इस पर्टिकुलर गाने से या किसी लाइन से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, तो डायरेक्टर का प्रोरोगेटिव है, वो शायद उससे एग्री कर जाए या नहीं करे, उसका प्रोरोगेटिव, उसकी इच्छा है, और वो बोल सकता है ठीक है भैया आप एक अलग फिल्म बनाइए, अगर आपको पूरी राजनीतिक रूप से मुझे प्रॉब्लम है या जिस रीजन से भी, तो उसका राइट है, क्योंकि वो फिल्म को लेके चला है। और अभी अपने इंडस्ट्री में तो ये होता है बेचारा डायरेक्टर को टिल द रिलीज तक उसको बैठना पड़ता है, रिलीज के बाद फिर जो पब्लिसिटी के लिए उसको बेचारे को मीडिया में जाना पड़ता है, प्रेस में जाना पड़ता है, तो वो अपनी जो भी फिल्म को लेके चला है उसमें इतना मजा हुआ होता है, और होना ही चाहिए, अगर नहीं भी होता है तो फिर वो काफी दुर्भाग्य है हमारा अगर ऐसे डायरेक्टर भी होते हैं। बट अदरवाइज डायरेक्टर उसके साथ जी रहा है कम से कम 4-5 साल,
तो मैं मेरे ख्याल से कोई मुकाबला ही नहीं है। कोई अगर क्लेम करे कि वो है, ठीक है, फिल्म का हो सकता है फ्लॉप हो जाए, फिल्म नहीं चले, लेकिन डायरेक्टर का अपने बूते में फिल्म बनाता है और फ्लॉप भी होता है तो सब जिम्मेदारी उसकी कंधों में आती है। और फिल्म हिट और फ्लॉप सब डायरेक्टर की कहानी होती है, टेक्नीशियन को कोई फर्क नहीं पड़ता अल्टीमेटली। ठीक है, अगर हिट फिल्म हुआ तो हमें हमारा भी नाम होता है, गर्व होता है, बट फ्लॉप हो तो सारे ब्रिक बैट्स जो है जूते डायरेक्टर को पड़ते हैं, फिर प्रोड्यूसर को पड़ते हैं, कहीं ना कहीं एक्टर्स को भी ब्लेम आ ही जाता है। तो आई थिंक डायरेक्टर का जो प्रोफाइल जो है इस हमारे सेटअप में बहुत बड़ा है, उसकी सारी क्रेडिबिलिटी स्टेक में है, उसका फ्यूचर स्टेक में है। तो सब कुछ देखते हुए इसलिए डायरेक्टर कुछ भी बोलता है तो चाहे मैंने शायद 15-20 फिल्म की होंगी, तो मैंने 4-5-6-7 नए डायरेक्टर ने काम किया है, तो हमेशा चाहे डायरेक्टर कुछ भी बोले, मान लो बहुत अनाप शनाप भी बोल रहा है, शायद उस समय गलती से बोल दिया जिस रीजन से बोले, तो लेकिन उसको समझने की जरूरत पड़ती, मैं कोशिश करता हूँ समझूं पहले बात को क्या बोल रहा है। हो सकता है उसमें कुछ उसकी बात कोई इंटरेस्टिंग बात बोली हो, फिर उसमें मैं अपना तर्क उसमें देता हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं करता कि आउटराइट किसी डायरेक्टर की बात को रिजेक्ट कर दूं या बोलूं कि ये बात आपकी गलत है, बिल्कुल ये है, क्योंकि अल्टीमेटली वो कम से कम 100 लोगों से डील कर चुका है इसी स्क्रिप्ट को लेके, इसी आइडिया को लेके, एक्टरों को 50 बार शायद एक टेक में समझा चुका होगा। तो हमें डायरेक्टर की जो वैल्यू है उसको अपने सर आंखों पर रखना चाहिए। मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूँ कि ये डायरेक्टर्स का मीडियम है और डायरेक्टर जो बोलता है उस पर हमें सुननी चाहिए, अपनी बात रखो, लेकिन अल्टीमेटली जो डायरेक्टर का लास्ट वर्ड होता है डायरेक्टर का, उसमें कोई डिबेट नहीं है। ओके तो आगे 2 साल और इस हम लोग फटाफट करेंगे, टाइम सच में सिर्फ 5 मिनट बाकी है, लोग को बोलना है तो 1 मिनट। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ वारिस भाई, आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका कोई ऐसा ऐसा टाइम या ऐसा पल जो आपने सहारनपुर में बिताया हो कि फिल्म के ड्यूरिंग, तो वो कौन सा ऐसा हैप्पीएस्ट मोमेंट है लाइफ में जो शायद आप कभी नहीं भूलेंगे? ऐसा कोई मोमेंट है, याद है आपको, आ रहा है कोई भी याद? यस, बारिश के बहुत सारे हैप्पीएस्ट मोमेंट है। अच्छा तो इसको म्यूट करो। हाँ तो हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरा टोटल ये था कि हम लोगों को जो कोर्ट रूम मिला था वो मिला था 3 दिन के लिए, और हम लोगों को एकदम से अचानक से बोला जाता है कि नहीं, आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, आप शूट करके यहाँ से निकलिए। और हमारे एक्टर साहब एक पूरा का पूरा हमारा 12 घंटे खत्म कर चुके थे, जो हमारा डे लाइट में शूट होना था। हमारे पास 12 घंटे या मतलब इतना ही कुछ 16-17 घंटे बचे थे, तो हमने उसको 24 घंटे एक्सटेंड करा लगातार शूट करके। वो शूट पे जितने भी लोग थे सबने अपना मोर देन 100% दिया। हम लोग पहले से जागे हुए थे, प्रेप कर रहे थे, ना सिर्फ बिहाइंड द कैमरा वाले लोग, कैमरे के सामने वाले लोग भी, जो एक्टर जो काम को हमेशा फ्रेश लगना चाहिए, जिनके चेहरे पे नींद नहीं दिखनी चाहिए, और वो इतना पम्प्ड अप, इतना चार्ज्ड अप सीन है जहाँ पे एक एक्टर नया है जिसको हमने एकदम से खड़ा कर दिया कि भाई चल तू एक्टिंग कर, तो वो रात भर जाग के अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा है कि हाँ मुझे कल सुबह 6 बजे उठ के मेरे पास 24 घंटे हैं और मुझे उन 24 घंटे में काम करना है। वो पूरी रात बंदा जागा, उसके बाद उसने 12 घंटे जागने के बाद 24 घंटे और शूट किया। गोविंद की बात कर रहा हूँ। और भी जितने लोग हैं सब लोग जागे, सब लोगों ने लगातार काम किया, और वो हमारा पूरा सीन इतना अच्छा निकल के आया जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था उस सिनेरियो में। लेकिन हम लोगों ने सब एज ए टीम वर्क किया, और कामले जी भी नहीं सोए उस दिन। बड़ा अच्छा वो बहुत ही ज्यादा एक फुलफिलिंग मोमेंट था, और बहुत ज्यादा हैप्पीएस्ट, दैट वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट थिंग आई फेल्ट ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन, कि सबकी स्पिरिट इंटैक्ट है, भले कोई सा भी डे हो, सबको चाहिए कि फिल्म बने और फिल्म अच्छी बने। बड़ा अच्छा लगा। मुझे ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो होता है कि हैप्पीएस्ट मोमेंट आप कब बोलते हैं कि आप बाकी चीजें लाइफ में भूल जाते हैं, और आप काम कर रहे हैं या आप जिन लोगों के साथ हैं आप उस मोमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। तो उस पूरे शूटिंग के दौरान मेरे लाइफ में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थी वो सब जा चुकी थी, और मैं सिर्फ वहां पे उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था आप लोगों के साथ। तो मुझे नहीं लगता उससे बड़ा कोई हैप्पीएस्ट मोमेंट कभी रहा है
क्योंकि एक साथ हम रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, सेट पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, मतलब समय का तो पता ही नहीं चल रहा था। तो उसी को हैप्पीएस्ट मोमेंट कहते हैं आई गेस। और बिल्कुल एक और बिल्कुल सही सॉरी बोला सॉरी टू आपने। इंटरप्ट, नीरज जी के साथ वो हाँ ऑमलेट वाले की दुकान पे जूस पीना और ऑमलेट खाना ना, क्या अंडे का विदाउट विदाउट योक वाला, वो बड़ा और मजा आता था नीरज सुबह सुबह और सुबह। अगर जिस सेट पे नीरज जी हो, क्योंकि कोई आदमी अगर कुछ ऐसा सोच भी रहा हो तो वो उनकी जाके ऐसी तारीफ कर देंगे कि उसका हैप्पीएस्ट मोमेंट 2 मिनट में आ जाएगा। ये सब चीजें फैक्टर इन्वॉल्व थी। अच्छा, वो जो ये था ना ऑमलेट की जो दुकान थी जूस की, उसके बारे में एक बताऊं कि हर मतलब जितने भी लोग थे ना, तो हर एक उसमें जाता था चुपके से, और ये देखता था कि कोई पीछे ना हो, कोई आगे ना हो, लेकिन वो जब जाता था तो उसके 5 मिनट बाद कोई ना कोई आ जाता था वहां पे उसको देख रहा होता, उसको पकड़ लेते थे। बिल्कुल सही बात। अच्छा संदीप, थोड़ा जल्दी आप बताएंगे कि जो आप एडिटिंग कर रहे थे, तो आई थिंक बहुत बार मुलाकात हुई शायद सर के सब, आई थिंक एवरी डे लोगों को बैठना होगा एडिट करते समय, तो उसमें कौन से ऐसे मोमेंट थे अच्छे, कुछ बताइए। नहीं, मैं तो पहली बात तो ये, मैं हूँ शाहिद का जो एक अपनापन है और जो उसका कॉमरेडशिप है उसका कायल हूँ। तो मेरा घर अंधेरी वेस्ट में बताया मैंने, तो शायद मुझे ठीक टाइम पे अपनी बाइक में लेने पहुंचता था। तो चाहे बारिश हो, तूफान हो, मैं बाइक के पीछे, कितने बार ऐसा, छतरी तो होती नहीं थी तो ऐसी भीग जाते थे। फिर वहां पर हम वेट करते थे, कभी कभी 1 घंटा वेट करना पड़ता था, मशीन नहीं मिलती थी, तो कभी कभी 11 बज जाते थे। तो शायद कभी कभी अपने घर से खाना बनवा के लाता था, तो बोलता था आ जाओ खाना खा लो, तो अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाता था। बजट नहीं था कभी कितने बार, लेकिन फिर भी उसने 1-2 बार बहुत बेहतरीन बिरयानी खिलाई। तो एक छोटी छोटी बातें होती हैं जिसमें हम कभी चाय पीने जाते थे, तो एक बार चाय पीने गए तो मतलब तो बिस्कुट ये सब नाश्ता वाश्ता, मतलब ये था कि मतलब बजट की बात नहीं थी इसमें। दिल शाहिद का इतना खुला था कि मैं बोलता था यार तू पैसे खर्च मत कर तो बस मतलब हम लोग एक फिल्म निकालते हैं, अच्छी बात है। तो क्योंकि फिल्म जो है ये एक वॉर की तरह थी ये फिल्म। तो जो तो मुझे उसका जो एक अपनापन है, जो उसका प्यार है, जो सीधापन है, तो मुझे लगता था यार अरे बंदे के लिए मैं कितना करूं उतना कम है। क्योंकि शायद एक्चुअली मेरा जूनियर भी था कॉलेज में, तो उस तरीके से मैं जब भी बॉम्बे आया या मैं दिल्ली गया तो मिलते ही थे, तब उसने फिल्म बना के लाया तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो यही है कि ऐसे ऐसे कुछ मोमेंट्स आते हैं, आपको लगता है यार कि अपना आप दूसरा काम भी चल रहा होता है, मैं दूसरा फिल्म का काम चल रहा था, तो वहाँ तो खैर अलग एक सेटअप होता है, आपको डीलिंग होती है, बजट होता है। तो लेकिन फिर नहीं यार इसका भी एक जरूरी काम है, तो हम क्योंकि शायद अपनी शिद्दत का काम कर रहा है और बिल्कुल वो चाहता है कि फिल्म अच्छी बने और बड़ी बने। तो हम भी चाहते हैं कि जो इतने साल से मेहनत कर रहा है तो इसको भी मुकाम मिले, इस फिल्म के बाद और फिल्म मिले इसको। तो सभी की कोशिश शायद यही थी। और इस बार अगली फिल्म जब शायद बनाएगा तो मैं शायद जरूर चाहूंगा आप लोगों के साथ शूट में जाना। कि शूट की आपके जो किस्से सुन के बहुत खुशी हुई कि मुझे भी मन कर रहा था कि मैं भी शायद वो बिना विदाउट योक वाला एग खाऊं या जूस पीऊं। तो एक्चुअली एडिटर लोग हमेशा रह जाते हैं शूट में ना, जाने का इतना मौका मिल नहीं पाता, तो हमें एडीज से बात किस्से सुनने को मिलते हैं। जनरली हर फिल्म में ऐसे ही होता है कि एडीज लोग के बड़े किस्से होते हैं, फिर ये हुआ वो हुआ, हर चीज होता है, मतलब लड़ाई होती है, प्यार होता है, डांट होती है, हर कुछ होता है, बट वो यादें रह जाती हैं। और मेरे ख्याल से आज शायद यही मौका था इस सब यादों को पुरोने का। तो शायद आप लोगों से मिलकर भी काफी खुशी हुई कि आप ऐसी एक अच्छी यंग टीम शायद के पास है, और शायद अगली फिल्म में भी सब ये यंग टीम रहेगी, मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल पे हैं, और बस फॉर्मल से सवाल है कि भी आप लोग अभी फिलहाल लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं? अभी मतलब कोई शूट कर रहे हैं या नहीं, कहाँ पे हैं? वारिस भाई आप बताइए, इस वक्त क्या कर रहे हैं अभी आप? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, हमारी बस जो पुरानी फिल्में हैं वो रिलीज हो रही हैं बाकी कड़क अभी एक फिल्म आध रिलीज दिन है ना, से कड़क रिलीज जी हुई। किस पर हाँ, रिलीज हुई वो? कड़क रिलीज हुई है 2 साल, सोनी लिव पे रिलीज हुई है। हाँ। तो उसमें भी मैंने असिस्ट किया था, देख लीजिए। सोनी लिव का पासवर्ड आईडी नहीं है, सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो मुझसे ले लीजिए, मेरे पास है अभी 10-15 दिन और। तो अच्छा। फिल्म देखिए ज़रूर, बहुत अच्छी रिव्यूज़ हैं लोगों के। रजत कपूर डायरेक्टर हैं उसके, और उसके लिए एक लड़के को नेशनल अवार्ड भी मिला है, अरे वाह, वेरी अरे गुड। वाह, चंद्रचूड़ राय जिसका नाम है।
और उसके अलावा जो है ऑडिशंस चल रहे हैं फिलहाल, शुरू हो गए हैं शायद, ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक दो लोगों ने मुझसे बोला कि घर पे बना के भेजो। अब घर से बना के ऑडिशंस भेज रहे हैं अपने, बाकी वेट कर रहे हैं कि कोई काम दे दे ऑनलाइन ही कोई ऑनलाइन ही काम दे दे, रूम का रेंट निकल जाएगा बस यही है। वारिस भाई, जैसे आप बता रहे हैं ना एक लड़के को नेशनल अवार्ड मिला है, वैसे आप कोई बोलेगा कि वारिस भाई को नेशनल अवार्ड मिला है, एक दिन आएगा ऐसा? अरे आप बहुत अच्छे हैं नीरज जी, आपकी जबान बहुत अच्छी है, आप किसी भी इंसान को यही क्रिएट करते थे कि मोटिवेट नहीं होने दे सकते ये तो बहुत जबरदस्त। अच्छा गोविंद भाई, आप क्या कर रहे, कहाँ इस वक्त? मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, तो अच्छा। लॉकडाउन के कुछ दिनों तक वर्क फ्रॉम होम चला, लेकिन अच्छा। फिर इतना अनसर्टेन हो गया सब कुछ, हमारा वर्ल्ड, हमारी दुनिया, कि वो प्रोजेक्ट अभी फिलहाल के लिए बंद हो गया। तो वो एक्सेल से एक वेब सीरीज है, आप लोगों ने आई गेस देखी होगी, मेड इन हेवन। तो मैं मेड इन हेवन पार्ट 2 में काम कर रहा था। तो वो कुछ दिनों तक 2-3 महीने काम किया प्रेप में उसके, फिर उसके बाद ये कोविड क्राइसिस आ गया, तो प्रोजेक्ट बहुत अनसर्टेन हो गया है। अभी देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है। तो यही है, बाकी मैं अब कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस किताबें थोड़ी बहुत कभी कोई पढ़ ली तो पढ़ ली, वरना गेम्स खेल रहा हूँ और फिल्में देख रहा हूँ कौन सी किताब? बढ़िया। वारिस ने लगा दी है, वो फुटबॉल का है तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपना जो है उसी में बिता रहा हूँ। कामले जी किताब के बारे में पूछ रहे हैं, कामले जी गेम से मतलब नहीं रखते, किताब के बारे में बताओ। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? किताब मैं एक गोदार्ड की किताब है, इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री ऑफ सिनेमा। आप लोग पढ़े, आप लोगों के पास कभी टाइम मिलता है तो। जॉन लुक गोदार्ड और उसके साथ एक और है, उन्होंने मिलके एक इंटरव्यू टाइप की किताब लिखी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंसाइट मिलता है आपको, सिनेमा कैसे शुरू हुआ एज ए मीडियम और कैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो बहुत इंसाइटफुल बुक है, मैं वो पढ़ रहा हूँ। और वो मैं पीडीएफ पढ़ रहा हूँ इनफैक्ट, क्योंकि मेरे पास बुक है नहीं, तो मैंने पीडीएफ डाउनलोड करके वो पढ़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, ग्रेट। संदीप, अभी आप क्या करें लॉकडाउन पे? 7-8 साल से मैं राइटिंग भी कर रहा हूँ, तो अभी इस बार मैंने सोचा कि पूरा टाइम है मेरे पास, तो मैंने एक वेब सीरीज लिखी है, तो उसको कुछ पिच कर रहा हूँ, मतलब भेजी है ZEE5 में, और बाकी 1-2 डिजिटल फिल्म लिख रहा हूँ। ओके। कि जुलाई तक होते होते शायद 3-4 स्टोरी कॉन्सेप्ट और स्क्रिप्ट, तो पूरी डायलॉग वालॉग नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट जो पूरा जो होता है ना, जैसे वेब सीरीज के 15 एपिसोड का सिनॉप्सिस हो गया, वो सब हो गया, वो लिख लिया है। एक डिजिटल 2 डिजिटल फिल्म का 9 पेज का एक लॉन्ग सिनॉप्सिस लिख लिया है, तो वो सब है। अब मेल करूंगा 1-2 लोगों को, वही स्ट्रगल है। बाकी तो एडिटिंग का काम तो अभी ठप है। बॉम्बे जाऊंगा तो मैं दिल्ली में हूँ, तो बॉम्बे जाऊंगा तो फिर कहाँ क्या काम चल रहा है, फिर काम की तलाश में रहूंगा। ओके। कह रहे हैं आप, मैं आपकी आवाज को हम लोगों ने सुनी नहीं आते घंटे। एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका नीरज जी और कामले जी का कैसे चल रहा है लॉकडाउन में, क्या कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा मोटिवेशन हमको भी मिलेगा, बताइए। नीरज जी बताओ पहले। विशाल भाई बताइए। तुम अच्छा ठीक है। कुछ नहीं, मेरा भी कुछ नहीं चल रहा है, वही थोड़ा सा लिखने का चल रहा है, थोड़ा पढ़ने का चल रहा है, और फिल्में देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, यही चल रहा है मोस्टली तो। जी हाँ, मैं तो पूरा दिन इंतजार हूँ, आपका फोन या मेरे, कभी लोग बात करेंगे, हालचाल के कुछ बताएंगे, मुझे तो कभी आता नहीं है, इसलिए आज हम लोगों ने कहा वीडियो करते हैं, आज बात ही करते सीधे, और मैं अपने दिल की बात बता, फोन का इंतजार करता रहा पूरा दिन, लेकिन आप ना वारिस भाई, आपने कभी फोन नहीं किया और आपने भी नहीं। गोविंद जी, भगवान ना सामने से फोन आया है, ना हमारे पास सामने से फोन आया। नहीं देखिए, कॉल करते हैं। ठीक है विशाल भाई, तो फिर इसको करते हैं फिलहाल। और जो आदमी आपके पीछे बैठे हैं, हजरत जो बैठे हैं, जो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, उनको भी हमारा हेलो बोलिएगा, उनको बोलिएगा कि उम्मीद है वो भी ठीक ठाक हो, जो आपके पीछे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। हाँ भाई
शुक्रिया, बहुत अच्छा आप लोगों से करके सभी आपसे वारिस भाई और गोविंद बहुत पुरानी बातें याद आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जहाँ भी हैं अच्छे से रहिए, मस्त स्वस्थ रहिए और मिलते हैं। खत्म हो तो शायद मुलाकात हो आप लोगों से इंशाल्लाह। थैंक यू किसी सो दुआ मच। के साथ अलविदा, शब्बा खैर, भगवान आप सबको खुश रखे और मुझको भी। जय हिंद भारत। जय हिंद भाई लोग। शुक्रिया, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।